अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के बाद जो जंगबंदी है वो बरकरार है और कल इस सिलसिले में अहम मुज़ाकरात पाकिस्तान के DGMO और भारत के DGMO के दरमियान तय हैं। और जब से दोनों मुल्कों के दरमियान ये जंगबंदी का ऐलान किया गया था पिछले हफ्ते को, तो तवातुर से पाकिस्तान और भारत के जो सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं हॉटलाइन के जरिए एक दूसरे से राब्ते में रहे हैं। और जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा था कि मौजूदा जो जंगबंदी है वो 18 मई तक है। और कल जो मुज़ाकरात होने हैं DGMO की सतह के ऊपर, वो इसलिए अहम मुज़ाकरात हैं कि उसमें बहुत से फैसले लिए जाएंगे, खास करके जो रीडिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स है, फॉरवर्ड पोजीशंस के ऊपर जो ट्रूप्स की मूवमेंट है उसके हवाले से। और पाकिस्तान और भारत ने जो ये पस पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें ये भी तय किया है, एक मैकेनिज्म बाकायदा बनाया है जिसके तहत मरहलावार जो है दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी को कम किया जाएगा। और शहबाज, जो भारत की सियासी क़यादत है उनके बयानात देखें, कल भी जो भारत के वज़ीर दिफा हैं उन्होंने कहा है कि जो सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर वो अभी जारी है और जैसे उन्होंने इंडिकेट किया कि मजीद भी इस तरह की कोई कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जो पाकिस्तान और भारत जो मिलिट्री लेवल पर जो टॉक्स हो रहे हैं और जिस तरीके से मीडिया हैंडलिंग हुई है, तो वो तो बहुत मेच्योरली चीज़ों को वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो लगता ये है कि जो भारत है उनकी जो सियासी क़यादत है वो सिर्फ अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए कुछ और कह रही है, बट ऑन ग्राउंड जो है, और ख़ास करके जो दोनों DGMOs हैं जिस तरह की उनकी आपस में बातचीत हो रही है, और गिवन द फैक्ट कि दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान के ये तस्दीक की है इस बात की कि दोनों मुल्कों ने एक मैकेनिज्म इवन तय कर लिया है कि मरहलावार कैसे ये जो एस्केलेशन है इसको कम करना है। कामरान, एक तो ये बात ठीक है कि जो इस सीज़ फायर ये फ्रजाइल है, जब तक एक मुकम्मल जंगबंदी नहीं हो जाती और बात सिर्फ सीज़ फायर तक है तो एक अनसर्टेनिटी रहेगी। दूसरा, इसाक डार साहब की जो स्टेटमेंट आई थी कि 18 मई तक ये सीज़ फायर है, और फिर इसके बाद दूसरी साइड से भी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो एक चीज़ आप ज़रा नाज़रीन के लिए क्लैरिफाई करें कि इसका मतलब क्या है। क्योंकि जो डार साहब की स्टेटमेंट आई थी उससे कुछ लोगों को इस चीज़ के ऊपर उनका गुमान था उनको कि शायद ये जो चीज़ है सीज़ फायर जो है, जो वक्ती तौर पर एक अमन हुआ बॉर्डर्स के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, ये 18 मई के बाद ना रहे। और 18 मई के बाद इंडिया कोई कोशिश कर सकता है कि दोबारा पाकिस्तान के ऊपर कोई वो हमला करने की कोशिश कर सकता है जिस किस्म के उसको लॉसेज हुए हैं। तो ये 18 मई तक का सीज़ फायर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब 10 मई को सीज़ फायर हुई थी दोनों मुल्कों के दरमियान, इंटरनेशनल प्लेयर्स और अमेरिका ने करवाई थी, तो पहले मरहले में 2 दिन के लिए उन्होंने कहा कि मजीद 12 मई तक, जब तक अगले जो टॉक्स अराउंड नहीं होता DGMOs के दरमियान, उस वक्त तक जंगबंदी का उन्होंने ऐलान किया था। फिर 12 को जब दोनों DGMOs की आपस में बात हुई, अग्री किया कि उस सीज़ फायर को मेंटेन करेंगे टिल 15 मई। फिर 15 मई को जब आपस में इनकी बात हुई, मजीद चीज़ें आगे बढ़ी और 18 मई को क्योंकि दोबारा जैसे मैंने कहा कि DGMOs के दरमियान जो टॉक्स शेड्यूल्ड हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि 18 मई का मतलब ये है कि उसके बाद सीज़ फायर ख़त्म हो जाएगी। असल में जैसे मैंने कहा कि एक मैकेनिज्म दोनों मुल्कों ने उस पर इत्तेफाक किया है। पहले मरहले में आपको पता है कि जंगबंदी करना था, फिर उस जंगबंदी को कैसे कंसोलिडेट करना है, क्योंकि उसके लिए आपको ऑन ग्राउंड ऐसे स्टेप्स लेना पड़ेंगे। अगर आपके जो ट्रूप्स हैं वो फॉरवर्ड पोजीशंस पर मौजूद हैं, अगर आप उसको विड्रॉ नहीं करते तो ये खतरा रहता है। तो स्टेप वाइज ये प्रोसेस है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं आपको लेने पड़ेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि भारत जो भी ये बातें कर रहा है उसकी रीजंस हैं। उसकी रीजन सबसे बड़ी ये है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो भी वो रेटरिक दिखा रहे हैं कि भारत की जो इस वक्त एयरफोर्स है वो क्रिपल्ड है, वो ग्राउंड हो चुकी है। और किसी भी ऑपरेशन के लिए जो भारत ने पहले भी किया था उसमें अगर आपको अपनी जो एयर सपोर्ट हासिल नहीं है तो उस वक्त तक आप इस तरह की कार्रवाई नहीं करेंगे। एंड सेकेंडली, जो उनके 6 लड़ाका तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए, भारत अभी भी खौफजदा है। वो एसेस कर रहा है कि आखिर पाकिस्तान के पास, जिसका कल भी हमने जिक्र किया था, जब तक उस टेक्नोलॉजी को, जब तक पाकिस्तान की जो ऑपरेशनल डिटेल्स हैं उसका कुछ तोड़ नहीं निकाल लेते या इतने वो पूरे एतमाद नहीं हो जाते कि अगर हम दोबारा अपने जो तैयारे हैं फिजा में और ख़ास करके पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब लेकर के जाएंगे और दोबारा से हमारे जो जहाज़ों के सिग्नल्स हैं वो जैम नहीं होंगे, दोबारा से पाकिस्तान कहीं हमारे मजीद जहाज़ ना गिरा दे, उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल कि भारत इस तरह की वो हरकत करेगा। एंड सेकेंडली, डोंट फॉरगेट कि जो एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इस वक्त हो रही है ना, कल हमने सरसरी जिक्र किया था UK फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लेमी का, वो पाकिस्तान आए थे। उन्होंने एक रोज़ पहले भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से बात की थी। फिर वो जो आए हैं उन्होंने आज रॉयटर्स को इंटरव्यू दिया कि उनका जो पर्पज़ था यहाँ आने का
वो ऑन बिहाफ ऑफ गल्फ कंट्रीज एज वेल एज यूएस वो जो फ्रेजाइल ये सीज फायर है इसको कंसोलिडेट करवाना चाहते हैं, और इसके लिए वो बहुत जल्द वो कह रहे हैं कि भारत भी जाएंगे। तो इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। जो उसका अगला मरला है, अगर ये सीज फायर कंसोलिडेट होती है तो उसके बाद जो सबसे अहम मरला है कि क्या दोनों मुल्कों के दरमियान पॉलिटिकल लेवल के ऊपर कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं, दैट आई थिंक इज द की। आपके ख्याल में कोई पाकिस्तान ऑलिव ब्रांच भी ऑफर कर सकता है, कोई कंसेशन ऑफर कर सकता है भारत को उसकी फेस सेविंग के लिए, या फिर ये जो पाकिस्तान ने इस वक्त एक हार्ड पोजीशन ली हुई है कि ठीक है अगर भारत ने दोबारा कोई इस किस्म की हरकत की तो पाकिस्तान उससे ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगा जो भी भारत की तरफ से एक्शन होता है, या कोई चीज़ों को टोन डाउन करने के लिए रेटोरिक जो है वॉर का उसको टोन डाउन करने के लिए पाकिस्तान कुछ ऑफर करेगा भारत? लेकिन दो इंडिकेशंस कल पाकिस्तान की तरफ से आई हैं। दफ्तर खारजा की जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें जो रिटन उनका स्टेटमेंट है पाकिस्तान ने वेलकम किया। उन्होंने कहा है कि ये दोनों मुल्कों के दरमियान जो सीज फायर हुई है दैट इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। दूसरा, पाकिस्तान ने कहा है कि हम हमेशा डिप्लोमेसी को तरजीह देते हैं, डायलॉग को तरजीह देते हैं, और अगर भारत जो पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेंटी को रिस्पेक्ट करता है, वायलेट नहीं करता, तो वी आर विलिंग के एक नेगोशिएशंस दोनों मुल्कों के दरमियान शुरू होनी चाहिए। और फिर कल हमने देखा कि यौम तशक्कुर के मौके पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो तकरीर की है उसमें उन्होंने क्लियरली एक जो ऑलिव ब्रांच की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि भारत ने जो शौक अपना पूरा करना था कर लिया, पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार है, आपके पास एक रास्ता है, अगर तो आप जो ऑपरेशन सिंदूर वाला रास्ता अपनाना चाहते हैं उसका अंजाम आपने देख लिया, जो दूसरा रास्ता अगर आप मुज़ाकरात का अपनाना चाहते हैं वी आर विलिंग, हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तरफ से कोई रुकावट नहीं है, हम बायलैटरल जो डिस्कशंस हैं वो करने के लिए भी तैयार हैं, हम अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होती है उस पर भी तैयार हैं, एंड इवन जो भारत कहता है कि जी हम मुज़ाकरात करेंगे तो दहशतगर्दी के ऊपर करेंगे, पाकिस्तान उसके लिए भी तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि दहशतगर्दी के जो कंसर्न्स हैं वो सिर्फ आपके नहीं है, वो हमारे भी हैं। तो मेरे ख्याल में जो बॉल है वो भारत के कोर्ट में है, और वहां पर उनके लिए पॉलिटिकली जो है ना ये आइडिया कि पाकिस्तान के साथ बातचीत की जाए, किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर बात हो, वो सेल करना मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है। एक चीज इसमें लगता है ऐसा कि जैसे पाकिस्तान ने थोड़ी सी कंसेशन तो भारत को पहले ही दे दी है, इंडस बेसिन ट्रीटी के ऊपर मुज़ाकरात करने के लिए पाकिस्तान तैयार नहीं था, भारत बहुत अरसा से कोशिश कर रहा था, तो अब हमने विलिंगनेस शो कर दी है, जिस किस्म की खबरें आ रही हैं कि हम इंडस बेसिन ट्रीटी के ऊपर भी बातचीत करने को तैयार है। तो क्या इसका मकसद ये ना कि कुछ कम अज़ कम भारत ने भी कुछ हासिल किया, जहाँ पे उसके जंगी नुकसान हुए वो अपनी जगह पे, उसकी एयरफोर्स का नुकसान हुआ, उस पर ग्राउंड के ऊपर उसका नुकसान हुआ, एट द सेम टाइम जो उसका मेजर ऑब्जेक्टिव था और वन ऑफ द रीजन जो कही जाती थी कि जो उसने पाकिस्तान के ऊपर एक अटैक किया वो इंडस बेसिन ट्रीटी को सस्पेंड करके उस पर रीनेगोशिएट करना चाहता था। तो क्या आप समझते नहीं कि भारत ने ये वाला अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको हासिल कर लिया? देखें, ऑब्जेक्टिव उन्होंने तो पहले भी वो ये चीज चाहते थे, अब ऑब्जेक्टिव तब हासिल होगा कि जब मुज़ाकरात जब होते हैं, क्योंकि डोंट फॉरगेट कि कल ही जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भारतीय मीडिया को, वो हैं ही इंडियन ओरिजिन के, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद की है कि कोई भी जो फरीक है ये यकतरफा तौर पर इस ट्रीटी को ना खत्म कर सकता है, 4-5 दिन पहले ना सस्पेंड कर सकता है। तो वो जो एक तो ये क्लियर है कि पाकिस्तान की मॉरली भी, पॉलिटिकली भी और लीगली भी बड़ी स्ट्रांग पोजीशन है, और ये अगर भारत समझता है कि उसने, अगर आप देखें, चले उनका ये ऑब्जेक्टिव था कि उन्होंने ट्रीटी सस्पेंड कर ली है, बट उन्होंने लूज क्या किया है, और लूज उन्होंने क्या किया है कि ओवरऑल अगर आप ये हमें छोड़ दें, भारत के अंदर इस वक्त डिबेट हो रही है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्या फॉरेन पॉलिसी है, कि पाकिस्तान के साथ कम से कम 3 जो मुल्क हैं, चीन, तुर्की, अजरबैजान, वो खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन, उनकी जो पोजीशन है वो भारत की तरफ नहीं है, इनफैक्ट एक सटल वे में वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। और इनफैक्ट इस पर मजीद भी बात करेंगे, जो अमरीकी सदर हैं ट्रम्प, वो जिस तवातुर से पाकिस्तान के हक में बयानात दे रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि जितना मैं पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप फॉलो किए हैं, हिस्टोरिकली उनको कवर भी किया है, कि शायद रिचर्ड निक्सन के बाद कोई ऐसा अमरीकी सदर आया है जो बहुत खुलकर पाकिस्तान के हक में बयानात दे रहा है। रिचर्ड निक्सन जब सदर थे तो उस वक्त तो पाकिस्तान सीटो सेंटो का मेंबर था, फ्रंट लाइन पाकिस्तान इत्तेहादी था अमेरिका का अगेंस्ट कम्युनिज्म, तो वो तो एक नेशनल सी बात है कि उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ करनी थी। लेकिन एक ऐसे मौके के ऊपर जब पाकिस्तान और अमेरिका के इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट हैं वो बिल्कुल कन्वर्ज नहीं करते, भारत के साथ उनकी स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद अमरीकी प्रेसिडेंट का बार बार पाकिस्तान की तारीफ करना, ये मेरे ख्याल में किसी मौजे से कम नहीं है। फॉक्स न्यूज़ को कल उन्होंने इंटरव्यू दिया है और पाकिस्तान से मुतालिक फिर उन्होंने कुछ कहा है, और परेशान ना हो, पॉजिटिव ही बात की उन्होंने पाकिस्तान के बारे में। Talk about that just one word. Also Pakistan. Great conversations with Pakistan.
you know, we can't forget them, and because it does take two to tango. And with India, I felt very certain. And with Pakistan, I also talked about trade. Oh, they would love to trade. They would love to trade. You know, they're brilliant people. They make incredible products. And we don't do much trading with them, and yet I have a good relationship with. I have a good relationship with a lot of people that you wouldn't believe. But I stopped that war. That was going to be a nuclear war, I think, or close, very close. You were right there. Yeah. And now everyone's happy. In fact, I told my people, call them up, let's start trading immediately, because I'm a man of my word. जी, अमेरिकी सदर ट्रंप उन्होंने अगेन कहा कि पाकिस्तान के जो लोग हैं बड़े शानदार लोग हैं, ज़हीन लोग हैं, और जो पाकिस्तान ज़बरदस्त जो मसनूआत बनाता है, और उनका ख्याल है कि हम पाकिस्तान के साथ उतनी तिजारत नहीं करते, हमें तिजारत करनी चाहिए। तो ये जो बात कर रहे हैं अमेरिकी सदर ट्रंप, इसी इंटरव्यू में उन्होंने यहाँ तक कहा कि भारत के साथ तिजारत करना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने 100% टैरिफ लगा रखा है हमारी मसनूआत के ऊपर। ऑन दी अदर हैंड वो कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, लेकिन ट्रेड जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो हम उनके साथ अच्छे ट्रेड रिलेशनशिप चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आमतौर पर कहा यह जाता है कि एक आध जो रिमार्क वो ऑफ द कफ अगर दे दें तो समझ आती है कि चले उन्होंने वैसे कह दिया होगा, बाद में उनको लोग ब्रीफ करेंगे तो पाकिस्तान के बारे में मौक़िफ़ चेंज कर लेंगे, लेकिन मुसलसल वो पाकिस्तान के हक में बात करते जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो भी पाकिस्तान के बारे में कह रहे हैं वो कोई ऑफ द कफ रिमार्क्स नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप का है सर्टन मेरे ख्याल में माइंड में पाकिस्तान के बारे में उनका पर्सपेक्टिव है, एंड सो फार इट सीम्स कि वो पॉजिटिव है। कामरान, एक चीज़ जो है ना कि हमारी बाहमी तजारत जो है इसके साथ यूएसए के साथ उसका वॉल्यूम कोई इतना ज़्यादा नहीं है, $5.5 बिलियन, मैक्स $6 बिलियन, वो भी जो इसका जो ट्रेड बैलेंस है वो पाकिस्तान की फेवर में। ये वजह थी कि यूएस ने पहले पाकिस्तान के ऊपर जो उसने लगाई थी, उसने टैरिफ्स इंक्रीज किए थे, जो कि बाद में उसने विड्रॉ किया या उसको पॉज किया फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। अगर ये टैरिफ ज़ीरो भी हो जाए तो इसके बावजूद भी कोई पाकिस्तान और यूएसए के दरमियान तजारत का कोई इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है। द काइंड ऑफ गुड्स दैट वी इंपोर्ट वो ज़्यादातर हमारी चाइना से आ रही हैं या फिर यूरोपीय यूनियन से आ रही हैं। भारत यूएसए से हम क्या इंपोर्ट कर सकते हैं? हम वहाँ से वीट इंपोर्ट कर सकते हैं, हम वहाँ से जो है नेचुरल गैस से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो इंपोर्ट कर सकते हैं, या उनकी जो मेजर ट्रेड है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। यूएसए इज़ एन एडवांस इकोनॉमी। पाकिस्तान की उस तरीके से जो है वो एडवांसमेंट नहीं है टेक्नोलॉजिकली। मैं एयरफोर्स की बात नहीं कर रहा, वो एक सेपरेट टॉपिक है, पर इस पर कभी डिटेल में बात करेंगे। एक और जो चीज़ इसी टॉपिक से जुड़ी है वो अफगान तालिबान और भारत के इससे पहले जो ये जो आप बात कर रहे हैं ना, वो बात बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बट गिवन के जो ट्रंप की नेचर है, जिस तरीके से वो ऑपरेट करते हैं, अगर हम मौजूदा अपना ट्रेड वॉल्यूम है, अपनी जो बरामदात है अमेरिका के साथ वो बचा लें, और अमेरिका व्हाइट हाउस और अमेरिकी सदर की गुड बुक्स में रहें, तो ये मेरे ख्याल में कोई मुज़ायका नहीं है। अदरवाइज आपको पता है कि ट्रंप जिस तरह के शख्सियत हैं, हमारा अभी IMF का प्रोग्राम उन्होंने जो अप्रूव हुआ है अमेरिका की मदद के बगैर, जाहिर है कि उनका एक मेजर रोल होता है, उसके बगैर मुमकिन नहीं है। तो इट इज़ गुड दैट वी आर ऑन द राइट साइड ऑफ मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप। बाकी ट्रेड कितनी बढ़ती है नहीं बढ़ती, अफगान तालिबान की अगर हम थोड़ी सी बात करें, अफगान तालिबान की अगर आप बात करें ना, वो उसमें जो इम्पोर्टेंट है कि अब आप देखें कि जो कहाँ अमेरिका जो भारत था वो अपने आप को G7 G20 और उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई थी कि पाकिस्तान के खिलाफ जब हम कार्रवाई करेंगे तो खुलकर ये लोग सपोर्ट करेंगे। अब जब उनको उस तरीके की सपोर्ट नहीं मिली, तो डोंट फॉरगेट कि जो भारत है, आपने इंडस वाटर ट्रीटी की बात की, उन्होंने जो काइनेटिक ऑपरेशन किया, जो लॉन्ग टर्म उन्होंने काम करना है वो इंटरनेशनल फोरम के ऊपर आपको आइसोलेट करने की कोशिश करनी है। रीजन के अंदर जो जहां उनको लगता है कि पाकिस्तान को तंग किया जा सकता है वो तंग करेंगे। तो डेवलपमेंट ये हुई है कि भारत ने अपनी जो रिवायती पॉलिसी है उससे हटकर 2 रोज पहले हमने देखा कि भारत के वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर की टेलीफोन पर पहली मरतबा अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से राब्ता हुआ है। ये पहला राब्ता है हाईएस्ट लेवल के ऊपर। फिर एक और जो इसी हवाले से खबर आई कि अफगान तालिबान के बड़े एक सीनियर रहनुमा हैं इब्राहिम सदर, जो उनके नायब वज़ीर दाखिला हैं, बट मोर इम्पॉर्टेंटली वो हैबतुल्लाह अखुंज़ादा के बहुत करीब समझे जाते हैं। उनका बहुत माजी में जो अहम एक वो उनके फौजी कमांडर समझे जाते हैं। एंड सबसे बड़ी जो बात है कि जो इब्राहिम सदर के बारे में कहा जाता है कि वो अफगान तालिबान के उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं जो पाकिस्तान के हवाले से उनका नज़रिया कोई अच्छा नहीं है। तो ये जो 2 डेवलपमेंट्स हैं, एक बराह रास्त राब्ता होना दोनों वज़ीर ख़ारजा का, इब्राहिम सदर का, अफगान तालिबान के सीनियर रहनुमा का,
दिल्ली का खुफिया दौरा करना, ये रिफ्लेक्ट करता है इस वक्त जो भारत की फ्रस्ट्रेशन है कि भारत कहां अमेरिका को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। अब जो पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान है, जो भी फॉल्ट लाइन्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हुए किसी तरीके से वो चाहता है कि वेस्टर्न फ्रंट से पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम दी जाए। ऑन दी अदर हैंड, जो मेरी पाकिस्तानी ज़राए से बात हुई, हमारा भी इन रिसेंट वीक्स जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशंस हैं विद अफगान तालिबान वो रिस्टोर हुए हैं। अफगान तालिबान ने हमें अश्योर किया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है उसमें वो कोशिश करेंगे कि हमारी तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि भारत को अब अफगान तालिबान की मिन्नतें करनी पड़ रही हैं, वहां तक वो पहुंच गए हैं। दैट शोज कि इस वक्त जो भारत की खारजा पॉलिसी है वो किस सिमत जा रही है और वो कितनी नाकाम हुई है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फोकस करेंगे कुछ मुआशी अमूर के हवाले से। सो स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की मईशत गुज़श्ता चंद अरसे से एक आपको उसमें रिलेटिव स्टेबिलिटी नज़र आती है। अगर आप हमारा करंट अकाउंट देखें तो आपको वो अब सरप्लस में नज़र आता है, जो माजी में एक बहुत बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम रहा। और बिकॉज एक जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है तो बहुत सी जो लेफ्ट राइट मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं उनमें से आवाज़ें भी उठ रही हैं कि हमने जो अपनी मईशत को स्टेबलाइज करने के लिए इंपोर्ट टैरिफ्स आयद किए थे, इंपोर्ट्स को कर्टेल किया था, तो उसमें अब कुछ वक्त आ गया कि तब्दीली होनी चाहिए। इंक्लूडिंग जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी यही व्यू है कि अगर आपने पाकिस्तान की मईशत को इन द लॉन्ग रन कंपैटिटिव बनाना है तो आप ये नहीं हो सकता कि आप हमेशा से जो अपनी लोकल इंडस्ट्री है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो इंपोर्ट्स हैं उनके ऊपर अननेसेसरीली रिस्ट्रिक्शंस आयद करें। तो इसके हवाले से जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लगता है कि शहबाज अब अगले बजट में वो लोग जो चाहते हैं कि जो इंपोर्ट्स के ऊपर हमने इतने अरसे से कदगने लगाई हुई हैं उसको अब कम होना चाहिए। तो डज दैट मीन कि जो माजी में भी हमेशा होता रहा कि जब भी हमारी मईशत कुछ अर्सा स्टेबलाइज हुई तो फिर हमने उसको खोलने की कोशिश की, इंपोर्ट जो टैरिफ्स हैं वो कम किए, नतीजा ये निकला ग्रोथ तो हमें नजर आई लेकिन फिर जो करंट अकाउंट सरप्लस करंट अकाउंट खसारे में बदल गया। तो अभी जो गवर्नमेंट फैसले करने जा रही है ये उन्हीं लाइंस के ऊपर है या इस दफा जो फैसले वो ले रहे हैं दैट कैन बी सस्टेन्ड? कामरान, ये वाला जो प्लान है विच इज कॉल्ड द टैरिफ रैशनलाइजेशन प्लान, ये प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से ये ड्राइव हुआ है। इसमें फॉरेन कंसल्टेंट्स को भी प्राइम मिनिस्टर ने शामिल किया। स्टीफन डर्कन का नाम आता रहा जब एक हुकूमत इकोनॉमिक प्लान बनाने की कोशिश कर रही थी। स्टीफन डर्कन का प्लान तो उस वक्त नहीं बन सका, फिर उन्होंने अपना एक प्लान लॉन्च कर दिया था। तो स्टीफन डर्कन इसमें इन्वॉल्व हैं अभी तक इस वाले प्रोजेक्ट में। कुछ पाकिस्तानी कंसल्टेंट्स हैं। ये जो प्लान है ये 5 साल का है जिसमें हुकूमत की जो एक एग्रीमेंट भी है IMF के साथ जिसमें उन्होंने जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं उसको ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर कम अज़ कम भी जो इम्पोर्ट टैक्स है जो इस वक्त अगर 100% है उसको 43% कम करना है, तो रफली 56-57% पे लेके आना ये। लेकिन जो अभी फैसला किया इस हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये उससे भी ज़्यादा स्टीपर कट की बात कर रहे हैं, ये उससे ज़्यादा इम्पोर्ट को रिलैक्स करने की बात कर रहे हैं। अब जो आप बात कर रहे हैं इम्पोर्ट्स की कि जब बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट्स होती हैं तो पाकिस्तान के एक्सटर्नल सेक्टर का प्रॉब्लम आता है, वो एक दूसरा मसला। उसका टैरिफ से ज़्यादा हमारे जो इम्पोर्ट्स के ऊपर जो कंट्रोल्स हैं उसको इन्होंने उसके ज़रिए जो इम्पोर्ट्स को वो मैनेज किया हुआ है। माजी में ये जो टैरिफ जो होते हैं वो इसलिए बढ़ते रहे, उसका जो कहने को तो वो इम्पोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए था लेकिन वो बेसिकली रेवेन्यू मेजर्स होते थे। जैसे गाड़ियों के टायर्स हैं उसको ये लग्जरी आइटम ट्रीट करते हैं और उसके ऊपर ड्यूटीज़ लगाई हुई हैं, चॉकलेट्स के ऊपर ड्यूटीज़ लगाई हुई हैं। कुछ ऐसे एसेंशियल गुड्स हैं जिसका आपकी लग्जरी लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं होता तो उसके ऊपर लग्जरी गुड उसको डिक्लेयर करके ड्यूटी लगाएगी, वो था सिर्फ रेवेन्यू के पर्पसेस के लिए। एज पर द न्यू प्लान जो कि प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव किया है उसके तहत नाज़रीन ये 3 pronged स्ट्रेटजी है जिसके तहत जो मैक्सिमम इस वक्त जो कस्टम ड्यूटी का रेट है वो 20% है। 5 स्लैब्स हैं। स्लैब्स का मतलब ये है कि मुख्तलिफ जो अशिया बाहर से इम्पोर्ट्स की जाती हैं उनकी जो इम्पोर्ट होती है तो हर एक जो इम्पोर्ट की जो कैटेगरी होती है उसके अगेंस्ट एक मखसूस एक रेट होता है, वो 0% से लेकर 20% तक स्टैंडर्ड रेट है। लेकिन इस 0 और 20% के ऊपर भी जब हमने किसी खास शोबे को प्रोटेक्शन देनी है तो उसके लिए हमने 100% भी कस्टम ड्यूटी लगा दी, जैसे कि गाड़ियों का शोबा है। फिर एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगा दी गई, रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी
गई। तो अभी प्लान ये है कि जो 5 स्लैब्स हैं जहां पे रेट 0 से लेके 20% तक है, इसको कम करके 4 स्लैब किया जाएगा। जो मैक्सिमम रेट होगा वो 15% होगी। अच्छी खासी एक रिलैक्सेशन है इंपोर्ट के ऊपर जो हुकूमत ड्यूटीज कम करने जा रही है। दूसरा जो कस्टम ड्यूटीज के अलावा एडिशनल कस्टम ड्यूटी है उसको भी ओवर अ पीरियड ऑफ 4 to 5 years खत्म कर दिया जाएगा और रेगुलेटरी ड्यूटीज को भी 4 साल के पीरियड में खत्म कर दिया जाएगा। ये है मेजर प्लान, जिसकी 5 साल की जो कॉस्ट है, क्योंकि जब आप ड्यूटीज कम करेंगे तो आपके टैक्स कलेक्शन भी कम होगी वहां से। 5 साल की जो कॉस्ट है वो 512 अरब रुपया है, जिसमें जो पेट्रोलियम मसनूआत से रिलेटेड जो इंपोर्ट्स हैं वो उसका जो इम्पैक्ट है वो शामिल नहीं है। इस 512 अरब रुपए में से पहले साल का जो इम्पैक्ट आएगा, जो इस बजट में हुकूमत करने जा रही है, वो तकरीबन 120 से 125 अरब रुपया है। और कहा यह जा रहा है कि पहले साल में जो 3% की एक कस्टम ड्यूटी की स्लैब है उसको खत्म कर दिया जाएगा, या वो 0 पे रेट आ जाएगा या 5 पे चला जाएगा। जो 11% का रेट है इंपोर्ट का वो 10% हो जाएगा और जो 16% वाला है वो 5% हो जाएगा। तो कामरान ये इन्होंने कम करने जा रहे हैं ये, बट इसके अंदर हुकूमत के अंदर एक डिवीजन भी है। सब अच्छा नहीं है। जो इस वक्त जो अपोजिशन आ रही है वो आ रही है 2 जगहों से, वजारत तजारत से और वजारत सनत व पैदावार से। इन दोनों वजारतों का ये मौक़िफ़ है कि इतनी स्टीप जो ओपनिंग हो रही है इकॉनमी की, आप इकॉनमी को इतना ओपन कर रहे हो फॉरेन कंपटीशन के लिए, हमारी जो इंडस्ट्री है उसको सस्टेन नहीं कर सकती। उनका जी इंडस्ट्री को अगर आप इतना यकदम ओपन कर देंगे, इतना स्टीपर कट लगा के, तो फिर यहाँ पे जो सनतें हैं वो बंद होना शुरू हो जाएंगी। तो इसका मतलब है, बट एट द मोमेंट जो व्यू है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, या इसमें वजारत खजाना भी शामिल है इस प्रपोजल में? इंटरेस्टिंगली वजारत खजाना और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिनका माजी में ये मौक़िफ़ रहा है कि इंपोर्ट टैक्सेस ज़्यादा होने चाहिए, इस दफ़ा उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। और अमूमी तौर पर एक तासुर हुकूमती हल्कों में ये पाया जाता है कि अब जो वजारत खजाना जो कभी होती थी बहुत सारे मामलों पर पोजीशन लेती थी, वो अब नहीं लेती। वो जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं वो चुप करके मान लेते हैं, जो कोई और भी कहता है वो भी मान लेते हैं। ये फैसला कितना ठीक है नहीं ठीक है इस पर बाद में बात करेंगे। एक और जो स्पेसिफिक डिसीजन जिसका भी आपने जिक्र नहीं किया, क्योंकि लोगों का ये इंटरेस्ट भी होता है गाड़ियों के ऊपर। आपको पता है कि और ये पूरी दुनिया में होता है कि आप लोकल जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या जो असेंबलर्स हैं उनको गवर्नमेंट एक प्रोटेक्शन देती है, और उसके लिए जो गाड़ियाँ आप बाहर से बरामद करते हैं तो दरामद करते हैं तो उसके ऊपर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, ट्रेड एंड नॉन ट्रेड टैरिफ बैरियर्स भी होते हैं। तो इसमें क्या गाड़ियों, पहले जो खबर आई थी कि शायद जो इंपोर्टेड गाड़ियाँ हैं मे भी सस्ती हो जाए, तो उनके ऊपर कोई ड्यूटीज या टैरिफ्स कम करने की बात हुई है? कोई प्रपोजल सामने आया है? देखिए, जो ऑटोमोबाइल पॉलिसी है वो 5 साल है, वो खत्म हो रही है जून 2026 में। तो उस पॉलिसी के तहत जो प्रोटेक्शन मिली हुई है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, उसको हुकूमत खत्म नहीं करेगी। इस बजट में उस पर कोई चेंज जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं है। तो मुझे भी बहुत सारे लोग कॉल्स कर रहे हैं, जब मैंने ये खबर की थी क्या गाड़ियाँ भी सस्ती हो रही हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए जो कस्टम ड्यूटीज हैं गाड़ियों के ऊपर वो कम नहीं होने जा रही। हुकूमत वो इस प्लान में शामिल नहीं है। वैसे तो मैक्सिमम कस्टम ड्यूटी का रेट 20% है गाड़ियों के लिए, कुछ जगहों पे ये 100% तक भी कस्टम ड्यूटी का रेट है। 100% कस्टम ड्यूटी, उसके ऊपर जो है 7% एडिशनल कस्टम ड्यूटी और 90% तक जो है वो आपकी बनती है रेगुलेटरी ड्यूटी। तो 197% तक उस पर टैक्सेस लगे हुए गाड़ी के इंपोर्ट के ऊपर, इसमें कोई चेंज नहीं किया जा रहा। इसमें जो एक वजह, जैसे मैंने आपको बताया ऑटोमोबाइल पॉलिसी की, लेकिन ऑटोमोबाइल पॉलिसी में जो प्रोटेक्शन दी गई है वो सिर्फ कस्टम ड्यूटी की हद तक है। जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी है और जो रेगुलेटरी ड्यूटी है, इसको प्रोटेक्शन नहीं है पॉलिसी के तहत। अगर हुकूमत खत्म करना चाहे तो कर सकती है इसी बजट में, लेकिन इसके बारे में कोई इतना पॉजिटिव व्यू नहीं है। लेकिन जो पुरानी गाड़ी है, जो यूज कार है, जो अभी 3 साल तक उसकी जो इंपोर्ट है वो अलाउड है, और अगर गाड़ी 4 साल पुरानी है तो उसकी इंपोर्ट अलाउड नहीं है। उसके हवाले से उसमें भी कैटेगरी है, जो एसयूवी है वो 5 साल के लिए, और वो कमर्शियल भी 5 साल सेडान जिसे कहते हैं कार, वो आप 3 साल के लिए। तो उसके अंदर कुछ जो मेजर पॉलिसी चेंजेस आने जा रही हैं। जो यूज गाड़ी की इंपोर्ट है उसको हुकूमत फैसिलिटेट करने जा रही है। अच्छा, उसमें उसका जो पीरियड है ये भी खत्म हो सकता है। इसमें ये बहुत बड़ी खबर हम दे रहे हैं नाजरीन को कि ये जो इंपोर्ट पीरियड है 3 साल, उसमें एक प्रपोजल उसको है कि उसको 5 साल कर दिया जाए, 5 साल तक की पुरानी गाड़ी इंपोर्ट की जा सके। दूसरा प्रपोजल है कि बिल्कुल ही पीरियड खत्म कर दिया जाए। वो तो फिर क्योंकि आपको पता है कि वहां पे मेरे ख्याल 5 साल, एक साल से आपको पता है कि ह्यूज डिफरेंस। हम यूजुअली जापान से इंपोर्ट करवाते हैं गाड़ियां, तो क्योंकि मुझे ये एक्सपीरियंस रहा है, तो 1 साल भी पुरानी गाड़ी होगी
तो उससे तो बिल्कुल मार्केट फ्लड हो जाएगी यहाँ पर, तो इसलिए गाड़ियों से इसमें कुछ चेंजेस आ रहे, फिर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसकी इंपोर्ट्स के ऊपर, उसको बेसिकली डिस्करेज किया जाता है मुख्तलिफ तरीकों से, उसकी पेमेंट के मैकेनिज्म्स और बाकी चीज़ें, उसको भी रिलैक्स करने की बात हो रही है। ये एक बड़ी खबर है नाज़रीन। दूसरा, इसके साथ ही ये जो हुकूमत का टैरिफ रैशनलाइजेशन का प्लान है प्राइम मिनिस्टर का, जिसको प्राइम मिनिस्टर जिसकी मंजूरी दे दी है और जो बजट में इंप्लीमेंट भी होने जा रहा है, इसके ऊपर अभी भी एक शदीद किस्म की इसके ऊपर रेजिस्टेंस है इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की तरफ से और मिनिस्ट्री की तरफ से, और उनके अपने आर्गूमेंट्स हैं। इसका जो सबसे बड़ा एक इशू है वो ये है कि अगर आप इतनी ज़्यादा ट्रेड लिबरलाइजेशन कर देंगे, पाकिस्तान के पास जो गैर मुल्की ज़मीन के ज़खायर है वो इंतहाई कम है, 11 अरब डॉलर के भी नहीं है, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो आपकी ट्रेड के ऊपर आ सकता है। एक ये कंसर्न है, लेकिन ये कंसर्न इंटरेस्टिंगली वजारत खजाना ने वहाँ पे नहीं दिया था मीटिंग के अंदर, वो ज़्यादातर खामोशी रहे जो वजारत के वहाँ पे नुमाइंदे थे। इसका जो काउंटर व्यू होता है, अगर आप ट्रेड लिबरलाइज करते हैं उसका जो नुकसान है वो ज़्यादा है, बट जो ये चाहते हैं कि ट्रेड को खोला जाए, उनका ये मानना है, जो बेसिकली थ्योरी की बात है प्रैक्टिस की नहीं है, कि जितनी ड्यूटीज कम होगी उतनी आपकी तजारत बढ़ेगी तो आपको टैक्सेस ज़्यादा मिलेंगे। पाकिस्तान बढ़ती हुई तजारत इंपोर्टेड जो गुड्स है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, हम एक्सपोर्ट को तो जरूर, हमारा वो मकसद भी है। और काउंटर व्यू आया है, प्रोफेसर चैंग है साउथ कोरिया के, उनका ये कहना है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं पाकिस्तान जैसी, उनको कुछ स्टेट को प्रोटेक्शन देनी पड़ती है, उनको मखसूस जगहों पे कुछ टैरिफ्स की प्रोटेक्शन भी देनी पड़ती है और सब्सिडीज भी देनी पड़ती है। लेकिन इस वक्त चूंकि हम जो ज़्यादा वेस्ट की एडवाइस ले रहे हैं, हमारा जो ईस्ट और साउथ है उसके ऊपर हमको इतना एतबार नहीं करते, तो इस वक्त प्रोफेसर चैंग की जो एडवाइस है उसको हुकूमत खातर में नहीं ला रही, और जो वेस्ट का दिया हुआ एक मॉडल उसको हुकूमत इंप्लीमेंट करने जा रही है। यहाँ भी छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे अगले बजट की। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। बजट आने वाला है और बजट में जो एक फैक्टर होता है जब आप बजट बनाती है जब भी गवर्नमेंट, तो वो ये ज़रूर असेस करती है कि जो एक्सचेंज रेट क्या होगा, यानी कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर क्या होगी, और इसकी बेस के ऊपर फिर आप अपना बजट बनाते हैं। और अगर ये एस्टिमेट गलत हो तो फिर बहुत से जो आपकी कैलकुलेशंस हैं वो गलत हो जाती हैं। तो शहबाज, पिछली मरतबा जब बना था ये जो ऑन गोइंग बजट है, वो अजम्पशन ये थी कि जो डॉलर है इस साल के एंड पर 290 होगा एवरेज रेट लगेगा, और लेकिन हमने देखा कि वो अजम्पशन जो है वजारत खजाना की गलत साबित हुई। इस दफ़ा लगता है कि पिछले साल को सामने रखते हुए अगेन जो ये बजट बनाया जा रहा है वो 290 एवरेज प्राइस लेकर के बनाया जाए। तो डू यू थिंक दैट इट्स क्या कहते हैं कि फेयर असेसमेंट, सही अजम्पशन है इस दफ़ा उनकी? देखिए, इस वक्त वो लोग जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी चला रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर से, बाहर की मैं बात नहीं कर रहा, बाहर के तो लोगों का व्यू इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग व्यू रहा है पिछले 1.5 साल में कि जो एक्सचेंज रेट की बहुत रैपिड डिप्रिसिएशन होती रही, उसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई हुई, पाकिस्तान की इकॉनमी का नुकसान हुआ और हमने ज़रूरत से ज़्यादा डिप्रिसिएशन कर दी। इसके साथ इसकी स्मगलिंग भी हो रही थी डॉलर की, उस चीज़ को भी चेक किया गया। तो अगर आप देखें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, खासतौर पर पिछले 1 साल में हमारा जो रुपया वो मुस्तहकम रहा है 200, अब थोड़ी सी उसमें हल्की फुल्की चेंज आई है, बट बाय एंड लार्ज 280 रुपए का एक डॉलर बिकता रहा है मार्केट के अंदर, इसी के आसपास ये ट्रेड करता रहा है। इसके ऊपर जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका मौक़िफ़ ये था कि नहीं, आपने बहुत करेंसी को कंट्रोल किया हुआ, हमें नुकसान हो रहा, तो आप रुपए को डेप्रिशिएट होने दें। हुकूमत तो शायद ये बात मान लेती, लेकिन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इस चीज़ की बिल्कुल भी इनको इजाज़त नहीं देगी कि ऐसा एलिमेंट जिससे आपके अनसर्टेनिटी आए वो ये करने नहीं इनको देंगे, क्योंकि उन्होंने इस पर अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है, उनके लोगों ने इसके ऊपर सारी स्मगलिंग के ऊपर काम किया है। अभी जो बजट बना है इसके ऊपर 2 हुकूमत के पास एडवाइजेस थी, एक आई इनकी अपनी वजारत खजाना की तरफ से, उनकी असेसमेंट ये है कि अगले माली साल में, जो कि IMF का भी ख्याल है कि जो करंट अकाउंट खसारा है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगा, 1.5 से 2 अरब डॉलर का होगा। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसके हजम के कोई 0.4% के आसपास होगा, विच इज़ अफोर्डेबल, विच पाकिस्तान कैन फाइनेंस इजीली, उस पर रुपए के ऊपर दबाव नहीं आएगा। दूसरा, आलमी मंडी में जो तेल की कीमतें हैं वो भी बाय एंड लार्ज मुस्तहकम रहेंगी, कमोडिटी प्राइसेस भी मुस्तहकम रहेंगी, तो जिसकी वजह से, और एक और फैक्टर, अगर ईरान के साथ डील हो जाती है, वो बड़ा फास्ट फॉरवर्ड चीजें जा रही हैं, तो ईरान के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस है तेल ना बेचने की, वो मार्केट में जब आएगा तो और प्राइस मतलब स्टेबल रहेगी। तो इनका ये ख्याल है वजारत खजाना के लोगों का कि 286 से लेके 290 रुपए के दरमियान डॉलर रहेगा। फिर भी जो इन्होंने अब फैसला किया जिसके ऊपर बजट बनाने का, वो 290 रुपए के ऊपर की है। इसके बरक्स जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसकी असेसमेंट ये है कोई 299 रुपए के करीब या तकरीबन 300 रुपए का एक डॉलर होगा, बट वो उस सूरत में होगा जब बिल्कुल उसको
फ्री छोड़ देते हैं, जो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत ये सारा कुछ करेगी। तो अगर ये डॉलर मुस्तहकम रहता है, इसी प्राइस के आसपास रहता है, ऑल दो एक्सपोर्टर्स की इसके ऊपर रिजर्वेशन है, तो हमें 2-3 उसके बेनिफिट्स हैं। पाकिस्तान में जब भी बहुत तेज़ रफ्तारी से महंगाई बढ़ी है, उसके पीछे एक वजह ये होती है रुपए की कदर में कमी होना, जिसकी वजह से चूँकि हमारी ज़्यादा चीज़ें बाहर से आ रही हैं वो आपकी महंगाई में ट्रांसलेट होती हैं। अगर डॉलर की प्राइस रिलेटिवली स्टेबल रहेगी तो बिजली की कीमतों में उस तरीके से इजाफा नहीं होगा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो मंथली बहुत ज़्यादा बढ़ती थी, 7-7 रुपए तक भी फी यूनिट बढ़ी है, वो उसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। रुपया मुस्तहकम रहेगा तो हमने जो फॉरेन डेट की सर्विसिंग करनी है उसके लिए जो रुपया चाहिए होता है डॉलर की अदायगी के लिए, उसकी ज़रूरत कम होगी, कम रुपया चाहिए होगा। फिर आपसे रिलेटेड है जो पाकिस्तानी मिशंस अब्रॉड हैं, जिनकी तनख्वाहें यहाँ से जाती हैं फिर डॉलर में वहाँ पे ट्रांसलेट होती हैं, उनका बजट भी होगा। तो एक स्टेबल रुपया जो है वो नीड ऑफ द आवर है। और अगर ये 290 रुपए के आसपास रहता है, जिसमें सिर्फ 3.6% की डेप्रिसिएशन बनती है साल के मुकाबले में 10 रुपए की, जो एक नॉर्मल होती है इकॉनमी के अंदर, इतना होता है, तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत के जो ऑब्जेक्टिव्स अगले माली साल के लिए कुछ 7-7.5% इन्फ्लेशन का टारगेट है, वो अचीव कर सकते हैं। फैक्टर है ना कि इसमें फिर स्पेकुलेशन भी होती है, बिकॉज डॉलर को लोग आपको पता है कि ज़ख़ीरा भी करते हैं कि अगर क्राइसिस में आपको पता है कि उसकी कीमत बढ़ जाती है, तो इट इज़ गुड कि गवर्नमेंट जो है इज़ गिविंग द राइट सिग्नल कि अगर 290 की एवरेज वो निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो सारे जो मार्केट में स्पेकुलेट करते हैं तो उनके पास भी कोई रूम नहीं है ज़्यादा खेलने का। ये एग्जैक्टली एक और वजह जो हमारा बावजूद इसके कि IMF के प्रोग्राम के नाज़रीन पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कर्जे नहीं बाहर से मिल रहे, जो मेरे ख्याल में अच्छी बात है, हुकूमत की अच्छा नहीं है, क्योंकि जितना हम गैर मुल्की कर्जा लेंगे उतनी हम तकलीफ में ज़्यादा आएंगे। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 10 अरब डॉलर से ज़्यादा मार्केट से खरीदे हैं, जिसकी वजह से रुपए के ऊपर दबाव नहीं आया। और पहले हम जब रिपोर्ट करते थे जो पाकिस्तान के कर्जे हैं, गैर मुल्की कर्जे, तो हम हमेशा आपको ये बताते कर्जों में इजाफा हो रहा है। इस दफ़ा जो अभी मार्च के एंड के नंबर्स आए हैं, पाकिस्तान का जो टोटल गैर मुल्की कर्जा है उसमें 80 करोड़ डॉलर की कमी हुई है, और उस कमी से वो 130.3 अरब डॉलर पर रहा है। तो जिसकी सबसे बड़ी वजह वही है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मार्केट से डॉलर खरीदा है, बजाय कि हुकूमत बाहर से कर्जे लेती, जो लेना चाह रही थी उसको मिल नहीं रहे थे। तो ओवरऑल एक्सटर्नल सेक्टर जो है वो स्टेबल है, रुपया मुस्तहकम है, जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस में है पाकिस्तान का तकरीबन 2 अरब डॉलर। तो चीज़ें जो है फॉर द टाइम बीइंग आर ऑन द राइट ट्रैक। यहाँ पे हम छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कोई बात करेंगे कि ऐसे गैर मुल्की कर्जे की जो मैंने खुद हुकूमत को आज से 6 साल पहले एडवाइज किया था, ये मत ले, ये कर्जा जो है डूब जाएगा, और वही हुआ। इस पे बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कर्ज़ों की बात हो रही थी, और कर्ज़े हम ना सिर्फ बजटरी सपोर्ट के लिए लेते हैं, बल्कि अब तो अगर हमने अपने इदारों में रिफॉर्म्स करनी हो तो उसके लिए भी हमारे पास पैसा नहीं है, उसके लिए भी हम कर्ज़े लेते हैं। और कर्ज़ा अगर वो लेकर के वाकई रिफॉर्म्स हो भी जाएँ तो फिर भी वर्थ इट है। लेकिन उसके बावजूद शहबाज, ये जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है हमारे लिए एक बहुत आई थिंक प्रॉब्लम है। हर तरह के गवर्नमेंट, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ब्यूरोक्रेट्स लाए, बाहर से लोग लाए, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। और अगेन इसमें आलमी जो इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक भी खास करके, उनसे भी कर्जे ले रहे हैं ताकि किसी तरीके से इसकी कारकर्दगी बेहतर बनाई जा सके। अब ये जो आप खुद ब्रेक से पहले जिक्र कर रहे थे कि 6 साल पहले आपने ये एडवाइस किया था, इसका फ़ायदा नहीं है कि आप वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेके रिफॉर्म करना चाहते हैं, उसका कोई हल नहीं होगा। लेकिन वो प्रोजेक्ट आज भी अपनी जगह पे मौजूद है। इनफैक्ट अब उस जो कर्जा है उसको मजीद उसका जो एस्टिमेट है उसको बढ़ा दिया गया है। और सवाल ये है कि क्या कोई फर्क पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे? चलें, कर्जा तो आप ले रहे हैं। देखिए, हमारी ब्यूरोक्रेसी के लिए जो सबसे बड़ा लालच होता है ना, वो प्रोक्योरमेंट्स होती है। अब प्रोक्योरमेंट्स के अंदर उनका क्या लालच है, या अल्लाह जानता है या नैब जानता है, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। पाकिस्तान रेजेज रेवेन्यू, ये एक $400 मिलियन का कर्ज लिया PTI की हुकूमत ने 2019 में। हमने उस वक्त बड़ा इसके ऊपर लिखा है कि आप FBR में इस्लाहात के नाम पर ये $40 करोड़ का कर्जा पाकिस्तान के ऊपर मत चढ़ाएं, इसका कोई फायदा नहीं है, ये पैसा वेस्ट होगा। उस वक्त के चेयरमैन FBR होते थे जहांजेब खान साहब, जो आजकल SIFC के एपेक्स कमेटी के सेक्रेटरी भी हैं। और पिछले दिन मेरी एक दफ़ा उनसे मुलाकात हुई तो कह रहे, राना तुम ठीक कह रहे थे यार, हमें नहीं लेना चाहिए था, उस पैसे का फायदा कोई नहीं है। मैंने कहा ये मैं इसलिए कह रहा था कि इसी किस्म का एक कर्जा पाकिस्तान ने 2004-05 में भी लिया था वर्ल्ड बैंक से, वो था टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म प्रोजेक्ट TARP, और ये भी वर्ल्ड बैंक से लिया था। वो वन ऑफ द वर्स्ट प्रोजेक्ट था ऑफ द वर्ल्ड।
वर्ल्ड बैंक ने दुनिया में जितने प्रोजेक्ट्स किए थे उसमें जो फेल्ड प्रोजेक्ट्स में उसका शुमार होता था। और यही सूरत हाल पाकिस्तान रेजेस रेवेन्यू की है। $40 करोड़ का कर्जा लिया गया, $32 करोड़ बजट में खा गए ये लोग, बजट फाइनेंसिंग में। उसमें जो बाकी कोई था इसके अंदर जो पैसा $8 करोड़ वो उन्होंने रखा था FBR में कुछ हार्डवेयर की तब्दीली के लिए, वो आज तक नहीं हुआ। अब वो जो $80 मिलियन या $8 करोड़ वाला पार्ट था उसकी उस वक्त रुपए में कामरान लागत बनती थी 12-12.5 अरब रुपया, उसको बढ़ाकर 2023 में 23.5 अरब रुपया कर दिया गया। अब CDWP ने जो सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी है उसने 2 दिन पहले इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर की उसको बढ़ाकर उन्होंने कर दिया है तकरीबन 41 अरब रुपए की जो उस पर जो कंपोनेंट है उसमें उसकी 226% उसकी जो कॉस्ट है उसमें इजाफा हुआ है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग पार्ट है जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि वो जो $400 मिलियन है वो हो गया है $470 मिलियन। तो सवाल मेरा अगला जो सबसे अहम ये था कि उसमें जो बेसिकली आइडिया इसका ये है कि ज़ाहिर है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है कि इसको डिजिटल किया जाए। तो इतने अरसे में क्या कोई प्रोग्रेस हुई है? एक जो मेरे लिए बड़ी एस्टोनिशिंग चीज़ है कि वो भी इस कर्जे का हिस्सा है कि 179 आपने गाड़ियां भी खरीदनी है और ये इसका टेक्नोलॉजी से क्या ताल्लुक है? देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ प्रोक्योरमेंट हमारा शौक है, तो उसी शौक के लिए ये 179 जो गाड़ियाँ हैं ना वो खरीदी जा रही हैं जिसमें 15 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ होंगी। तो ये जो $70 मिलियन का इजाफी कर्ज वर्ल्ड बैंक से आ रहा है उसमें 179 मिलियन रुपए की 179 गाड़ियाँ और 2.2 अरब रुपए उसकी लागत है वो उस पर खर्च होंगे। और ये जो गाड़ियाँ हैं ये कस्टम्स को मिलेंगी। एक वजह हो सकती है जो मुझे बुलेट प्रूफ की आपको नज़र भी आ रही है कि जो वहाँ पे कुछ अटैक्स भी हुए हैं जिसमें कस्टम के जो कुछ लोग थे वो शहीद भी हुए थे, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए हो सकता है कि स्मगलिंग के ऑपरेशन में ये इस्तेमाल हो। लेकिन फिर भी कर्ज लेके गाड़ी खरीदने की कोई मुझे यहाँ पे वजह नजर नहीं आती। चलें, बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज को अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।